गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग यूनिट के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। इससे पहले कि सभी वीडियोस देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर इससे पिछली सभी वीडियोस देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इकाई सेल या यूनिट सेल के प्रकार कौन कौन से हैं इनको समझ लीजिए। पहला है मौलिक इकाई सेल। मौलिक इकाई सेल को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित इकाई सेल जिसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तीसरा प्रकार है काय केंद्रित इकाई सेल जिसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और चौथा प्रकार है किनारा केंद्रित इकाई सेल या हम उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब ये कैसे इनको बनाएंगे, क्या इनके लक्षण हैं, इनको समझ लीजिए। जो मौलिक इकाई सेल है तो वो क्या है? वह इकाई सेल जिसमें घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी इकाई सेल को मौलिक इकाई सेल कहते हैं। अब कोनों पर कितने कोने होंगे इकाई सेल में? मौलिक इकाई सेल में तो 8 कोने होंगे और 8 कोनों पर 1/8 भाग होता है एक कण का, इसलिए 8 × 1/8 बराबर 1 कण। यानी मौलिक इकाई सेल जितनी होंगी, जितने प्रकार की होंगी, उन सभी में केवल एक कण होगा पूरा सभी कोनों को मिला करके। इसी तरह से अब इसको कैसे बना सकते हैं इसको समझ लीजिए। ये मौलिक इकाई सेल का चित्र हम बना रहे हैं। तो मौलिक इकाई सेल में 8 कोने हैं। 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित। और इस तरह से इसमें कणों की कुल संख्या हो जाएगी 8 × 1/8 बराबर 1। तो कणों की कुल संख्या मौलिक इकाई सेल में 1 हो जाएगी। फलक केंद्रित इकाई सेल क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है, तो कमरे में 8 कोने होते हैं और फलक 6 होते हैं। एक ऊपर छत होती है और नीचे फर्श होता है। एक बाईं ओर दीवार होती है और एक दाहिनी ओर दीवार होती है। और एक सामने दीवार है, मान लीजिए एक पीछे दीवार है। तो इस तरह से 6 फलक हो गए और 6 फलकों के केंद्रों पर एक एक कण होता है। तो देखिए ये जो है फलक केंद्रित इकाई सेल हम बना रहे हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल में कोनों पर कण उपस्थित होते हैं। और एक एक फलकों के केंद्र पर होता है। ये फलक हैं, इनके केंद्रों पर है। एक फलक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए 2 यहाँ हो गए। तो देखिए इनको आपस में मिलाएंगे तो केंद्र ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये फलक केंद्रित इकाई सेल हो गई जो कि आपको समझना है। इसके बाद में काय केंद्रित इकाई सेल क्या होती है? वह इकाई सेल जिसमें कोनों पर कण तो होते ही हैं, साथ में एक केंद्र में होता है। यानी अगर कमरा लेते हैं तो कमरे के 8 कोनों पर तो कण होगा ही होगा,
और बीच में भी एक कण उपस्थित होगा। तो ऐसे इकाई सेल को काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बनेगी इसको समझ लीजिए। ये कोनों पर कण उपस्थित हैं। और एक कण बीच में है। तो इस तरह से ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगी। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कणों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए कोनों पर होंगे 8 गुणा 1/8, यानी प्रत्येक कोने पर 1/8 भाग होता है और 8 कोने हैं इसलिए 8 गुणा 1/8 बराबर 1 हो जाएगा कण। फलकों पर कितने होंगे? तो फलकों पर 6 फलक हैं तो और प्रत्येक फलक के केंद्र पर आधा कण उपस्थित होता है, इसलिए 6 गुणा 1/2 बराबर हो जाएगा 3। तो कुल कण कितने हो गए इसको समझ लीजिए। तो कुल कण बराबर हो गए 3 + 1 बराबर 4। इसके बाद में काय केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या देख लीजिए। कोनों पर 8 गुणा 1/8 बराबर 1 और केंद्र पर एक केंद्र पर है तो 1 गुणा 1 बराबर 1। कुल कण बराबर 1 + 1 बराबर 2। उसके बाद में किनारा केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है? किनारा केंद्रित इकाई सेल इसमें कोनों पर तो कण होते ही होते हैं। जैसे कोई कमरा अगर हम ले लें उसे किनारा केंद्रित इकाई सेल मान लें तो कमरे के 8 कोनों पर तो कण होगा ही होगा और साथ में आमने सामने की दीवार पर भी कण होगा, यानी आमने सामने के फलकों के केंद्रों पर भी कण होगा, चाहे वो ऊपर नीचे की आमने सामने की फर्श और छत हो, चाहे आमने सामने की कोई दीवार हो। तो उनके फलकों के केंद्र पर, यानी दीवार को फलक मानते हैं, तो उनके फलकों के केंद्रों पर आधा कण उपस्थित होता है। तो इस तरह से एक मान लीजिए ये कण है, एक ये है और कोनों पर तो उपस्थित है ही। अब इनको जो है इस तरह से मिला दीजिए। तो देखिए 2 फलकों के केंद्रों पर कण उपस्थित हैं और इसमें कणों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी ये भी समझ लीजिए। कोनों पर 8 गुणा 1/8 बराबर 1 और फलकों पर 2 फलक पे है 1/2, 2 गुणा 1/2 बराबर 1। तो कुल कण हो गए 1 + 1 बराबर 2। मौलिक इकाई सेल 7 प्रकार की होती हैं। तो सातों प्रकार कैसे याद करेंगे उसको समझ लीजिए। CTOMRTH। तो इससे सातों प्रकार के मौलिक इकाई सेल हमें पता लग जाएंगे। देखिए C से है क्यूबिक यूनिट सेल, T से टेट्रागोनल
यूनिट सेल, ओ से आर्थो रोम्बिक यूनिट सेल, एम से मोनो क्लिनिक यूनिट सेल, आर से राम्बो हेड्रल यूनिट सेल। इसके बाद में अगला है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। तो देखिए इसको हिंदी में कहते हैं घनीय इकाई सेल। ये है चतुष्कोणीय इकाई सेल, और ये है आर्थो रोम्बिक इकाई सेल, ये है मोनो क्लिनिक इकाई सेल, और ये है राम्बो हेड्रल इकाई सेल, और ये है षटकोणीय इकाई सेल। तो इस सूत्र से सभी प्रकार के इकाई सेल आप सभी को याद हो जाएंगे। अब अगस्त ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो 7 प्रकार के इकाई सेल होते हैं उनके कारण क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं। यानी जिस कोई भी अगर इकाई सेल किसी क्रिस्टल सिस्टम में है तो उसी के नाम पर क्रिस्टल सिस्टम का नाम होगा। तो 7 प्रकार के इकाई सेल 7 प्रकार के क्रिस्टल बनाएंगे या क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे, जिसके कारण क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के हो गए। इन्हें 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, और 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम इन्हीं के नाम पर हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे उनको समझना है। CTOMRTH, इससे देखिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या क्यूब घनीय क्रिस्टल तंत्र। तो घनीय क्रिस्टल तंत्र क्या होता है इसको समझ लीजिए। वह क्रिस्टल तंत्र जिसमें घनीय इकाई सेल उपस्थित होती है घनीय क्रिस्टल तंत्र कहलाता है। और घनीय इकाई सेल अभी हम बता ही चुके हैं, ये घनीय इकाई सेल है। घनीय इकाई सेल, जो इकाई सेल 7 प्रकार की बताई थी उनमें वो प्रकारों में क्यों बटी हैं, क्यों भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो उनके लक्षण इस प्रकार भिन्न हो जाते हैं क्योंकि उनकी लंबाई, तीनों कोरों की लंबाई अलग अलग हो सकती है और तीनों की लंबाई समान हो सकती है। तो उनकी कोरों की लंबाई के आधार पर और कोरों के मध्य के कोण के
आधार पर इनको अवलक्षणित किया जाता है या इनको पृथक पृथक नाम दिया गया है। तो ये जो है इनके कोरों की लंबाई कैसे हमें पता लगेगी, उनके कोरों के मध्य का कोण कैसे पता लगेगा, तो ये जो है इसके लिए भी सूत्र हैं, तो उनको समझ लीजिए। देखिए एक सूत्र है 0, 122, 0, 21। तो इससे हमें पता चलता है कि कोरों की लंबाई इनकी कैसी होगी। 0 का मतलब है कि ए, बी और सी जो 3 कोर होते हैं, तीनों ही के मध्य कोई भी नॉट इक्वल का चिन्ह नहीं है, यानी कोई सभी समान है, नॉट इक्वल कोई भी एक दूसरे के नहीं है। तो 0 का मतलब ये है, इसका मतलब तीनों कोरें समान हैं। इसके बाद में एक सूत्र और है जो कोण बताता है, तो उसको भी नोट कर दे रहे हैं। तो समझ लीजिए यहां पर तीनों भुजाएं या तीनों कोणों की लंबाई समान है और कोण देखिए 000 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक 0 का मतलब है कि बराबर नहीं, बराबर नहीं कोई भी नहीं है, यानी ये वाला चिन्ह नहीं है, यानी अल्फा, बीटा, गामा इन तीनों के मध्य ये वाला चिन्ह नहीं है, ये 0 का मतलब है। और ये तीनों काय के बराबर है 90 अंश के। तो एक क्यूबिक पाने के लिए ये कोड हो गया 0। इसके बाद में टेट्रागोनल, टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र। तो चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र में कैसे इसको बनाएंगे ये समझ लीजिए। इस टाइप से बनेगा, आठों कोनों पर कण उपस्थित होंगे। अब देखिए टेट्रागोनल में क्या होगा, पहले तो ये बराबर बी बराबर सी लिख लीजिए, फिर सूत्र के हिसाब देख लीजिए। एक लिखा है कोड, पहले इस दूसरे वाले के लिए ये एक लिखा है, एक का मतलब ये है कि बराबर नहीं का चिन्ह एक है, तो वो यहां पर लगा दीजिए, यानी दो भुजाएं या दो कोर बराबर हैं और एक नहीं है। तो इस तरह से कोर की लंबाई हो जाएगी। अब दूसरे के लिए अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही कोण बराबर होंगे। 0 का मतलब बराबर होंगे, कोई भी बराबर नहीं का चिन्ह नहीं लगेगा, सभी तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे और 90 अंश के बराबर होंगे। 0 का मतलब है तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे कोण
और 90 अंश के बराबर होंगे, वो आगे लिखा ही हुआ है। तो इसलिए टेट्रागोनल भी राम्बिक, आर्थोराम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। तो आर्थोराम्बिक में क्या है, इसको भी समझ लीजिए कैसे बनेगा ये। आर्थोराम्बिक में इस टाइप से बना दीजिए। ये आर्थोराम्बिक हो गया। और कोर की लंबाई पहले तो ये लिख लेंगे, इसके बाद में दूसरा नंबर देखेंगे। यहाँ पे कोड 2 का मतलब है ये है कि तीनों के बीच में 2 बराबर नहीं के चिन्ह। तो बराबर नहीं के चिन्ह यानी एक बराबर को काट देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक कोर की लंबाई यानी एक कोर की लंबाई दूसरे के बराबर नहीं, दूसरे की तीसरे के बराबर नहीं, तीनों ही अलग अलग होंगी। इसके बाद में कोण कैसा होगा, अल्फा बीटा। देखिए तीसरे के लिए कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों बराबर होंगे, 0 का मतलब है तीनों बराबर होंगे। और तीनों बराबर होंगे तो 90 डिग्री के बराबर होंगे, ऊपर लिखा ही हुआ है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसके बाद में अगला टाइप है आर्थोराम्बिक के बाद है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ये हम यूनिट सेल के बारे में इनकी बता रहे हैं सभी की। मोनोक्लिनिक इंग्लिश में लिख सकते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होगी और उसकी कोर की लंबाई और कोण कैसे होंगे वो समझ लीजिए। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में इस टाइप से यूनिट सेल को बनाएंगे। कण 8 कोनों पर होंगे सभी यूनिट सेल में। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है सभी में 8 कोनों पर कण होते ही हैं। और इनके कोरों की लंबाई देखिए कैसे होगी। अभी हम बता रहे थे कि ये कोर 2 का मतलब है 2 बराबर नहीं। तो 2 बराबर नहीं यानी A बराबर B बराबर C, दोनों को काट दीजिए, बराबर नहीं का चिन्ह हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि तीनों कोर एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसके बाद में आते हैं इनके कोण, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए 3 को तो हम देख चुके हैं, ये है चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या है कि कोण बीटा बराबर 90 अंश है। तो यहां से हम क्या करेंगे, बीटा 90 अंश का लिख देंगे। और अल्फा और गामा ये जो है एक दूसरे के यानी बीटा 90 अंश का नहीं है ये लिखना है। तो इसको काट देंगे और शेष 90 अंश के हो जाएंगे, क्योंकि
बीटा 90 अंश का नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है कि शेष 90 अंश के हैं। और या फिर सूत्र में बढ़ा भी सकते हो शेष 90 अंश का, अगर याद ना रख सको तो अल्फा बराबर गामा बराबर 90 अंश और बीटा 90 अंश के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसमें जो मोनोक्लिनिक इकाई सेल होती है उसके कोर की लंबाई एक दूसरे के बराबर नहीं होती और अल्फा और गामा कोण 90 अंश का होता है और बीटा 90 अंश का नहीं होता है। इसके बाद में चौथा टाइप क्या है वो समझ लीजिए क्रिस्टल सिस्टम का। चौथा टाइप देखिए राम्बोहेड्रल। राम्बोहेड्रल, तो राम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम ये 5वां नंबर है, चौथा नहीं है। तो राम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम राम्बोहेड्रल, तो राम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा इसको समझ लीजिए। ये भी इसी टाइप का है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राम्बोहेड्रल में A बराबर B बराबर C ये लिख लीजिए। तो देखिए 4 हो गए थे, 5वां देखिए तीनों इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90। तीनों बराबर हैं लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं है, यानी तीनों बराबर हैं और 90 अंश के बराबर नहीं है। इस इकाई सेल में जो राम्बोहेड्रल इकाई सेल है उसमें तीनों कोरों की लंबाई समान है लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं है। इसके बाद में कोण की लंबाई, ये कोण है अल्फा बीटा और गामा, तीनों बराबर हैं लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं है। यानी जो राम्बोहेड्रल यूनिट सेल है उसके लिए ये सूत्र यहां से यहां तक का लागू होगा और इसमें तीनों कोण बराबर होंगे लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। इसके बाद में ये देखिए ये A, B और C तीनों कोर की लंबाई है 0 के लिए क्या होती है बराबर होती हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो राम्बोहेड्रल इकाई सेल में तीनों कोरों की लंबाई समान और कोण तीनों बराबर लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं। इसके बाद में अगला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है वो समझ लीजिए। H का मतलब है और T का मतलब है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कैसा होगा उसको समझ लीजिए। इसमें जो इकाई सेल है वो किस टाइप की होगी ट्राइक्लिनिक में, ये भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ट्राइक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक
के चिन्ह लगने हैं। और राइट लेने के लिए ये वाला फार्मूला यहां से हो जाएगा, तीनों इक्वल नहीं और ना ही 90 अंश के बराबर, यानी अल्फा बराबर नहीं बीटा के, बीटा बराबर नहीं गामा के, और ये 90 अंश के भी बराबर नहीं। तो ये जो है इस इकाई सेल में ट्राइक्लिनिक जो इकाई सेल है, इसमें तीनों कोणों की लंबाई एक दूसरे के बराबर नहीं होती, तीनों कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ना ही कोई 90 अंश का होता है। इसके बाद लास्ट बचा है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, षटकोणीय। तो षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र में क्या है इसको समझ लीजिए। इस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ये हेक्सागोनल इकाई सेल है, और इसमें तीनों कोरों की लंबाई कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। ये 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर B बराबर नहीं है C के। अब देखिए कोण की लंबाई, कोण का नाप कैसे आएगा, कोण की माप कैसे आएगी, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, यानी शेष 90 अंश के बराबर है, केवल गामा 120 है। तो गामा 120, अल्फा बीटा 90 अंश के बराबर। इस तरह से आप सभी ने सभी प्रकार के इकाई सेलों का अध्ययन किया, और आज के क्लास में इतना ही। शेष अगले क्लास में फिर लेकर के आएंगे एक कोई नया टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।